नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गुप्ता आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर वियापुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अपने तैयारी के लिए निरंतर रूप से कार्यरत होंगे और आने वाले एग्ज़ाम को लेकर आप अपने आने वाले एग्ज़ाम को लेकर आप बहुत ही सीरियस होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके इस चैनल पर उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके की क्लासेस शुरू हो चुकी है, जो आने वाले नियर भविष्य में जो भी एग्ज़ाम है जैसे कि उत्तर प्रदेश ट्रिपल एससी पेट जिसमें यूपी जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। इसके साथ साथ आपका उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश दरोगा, जूनियर कनिष्ठ यानी कनिष्ठ सहायक की जूनियर असिस्टेंट जिसको हम बोलते हैं कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी, इसके साथ ग्राम पंचायत अधिकारी आदि अनेक तरह की और भी वैकेंसियां उत्तर प्रदेश में दिखने वाली हैं और कुछ की एग्जाम होने वाले भी हैं। इन सभी में उत्तर प्रदेश का स्पेशल जीके बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो दोस्तों आपको उन एग्जाम में उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी प्रश्न हो उसमें आपके मार्क्स को सुनिश्चित करने के लिए आपका ये प्यारा सा चैनल आपके लिए उत्तर प्रदेश की स्पेशल क्लासेस अरेंज कर रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी ने इसके पहले की जो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति की जो क्लास थी उसको बेहतर तरीके से देखा होगा और साथ ही उसको आज रिवाइज करके ही नेक्स्ट क्लास देख रहे होंगे। अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो या वो वाला क्लास नहीं देखा है तो पहले उस क्लास को देख लें, ताकि आपको आज मैप के माध्यम से ही चीज़ों को समझाया जाएगा। तो जब तक आप पहले वाली क्लास के मैप को सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे तो थोड़ा सा समझना इसको मुश्किल होगा। तो दोस्तों चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले इसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा चैनल बिल्कुल नया चैनल है, इसलिए आप सभी का अभी सहयोग हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है। इसलिए दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि कृपया वीडियो देखने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने जितने भी पहचान भाई बहन और आपके जो भी मित्र तैयारी कर रहे हैं उनको ये शेयर कीजिए ताकि लोगों इन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। दोस्तों चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज हम पढ़ते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पिछले क्लास में हमने बताया था कि राजनीतिक स्थिति के बाद हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले भौगोलिक स्थिति, यानी उत्तर प्रदेश भारत में कहाँ पे लाई करता है, कहाँ पे स्थित है, आदि तरह की इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न हो उसको आज हम इस क्लास में डील करेंगे। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की क्लास करने के बाद आप लगभग सारे इस टॉपिक से जो क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करने में सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, जलवायु और मिट्टी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात किया जाए उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो भौगोलिक स्थिति में दोस्तों हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत में किस नंबर पे आता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन जाता है उत्तर प्रदेश भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा राज्य है। तो दोस्तों बात किया जाए भारत का उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा राज्य है, चौथा राज्य। कौन सा दोस्तों, चौथा राज्य है। दोस्तों जो भी चीजें हम लिख रहे हैं वो जो भी चीजें बोल रहे हैं उसको आप नोट तक करते चलिए, क्योंकि मैंने जानबूझ के मिटाया नहीं, क्योंकि आज भी कुछ चीजें समझाना था और जगह ज्यादा बचा नहीं है, इसलिए मैं चीजों को बहुत शॉर्ट लिखने की कोशिश करूंगा, शॉर्ट, और आप उसको अपने भाषा में लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तो दोस्तों आपके मन में ये विचार आता होगा कि पहला, दूसरा, तीसरा कौन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं उत्तर प्रदेश चौथा पे आता है, लेकिन पहला राज्य जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। यानी पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, राजस्थान। पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान। यानी राजस्थान हमारे पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। किस हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। किस हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो दोस्तों दूसरा कौन सा राज्य है, दूसरा राज्य दोस्तों आता है आपका मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत का। मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों तीसरा आता है महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और चौथा राज्य है हमारा दोस्तों कौन सा है, हमारा अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। यानी कि हमारा अपना प्यारा उत्तर प्रदेश किस नंबर पे आता है दोस्तों, तो चौथे नंबर पे आता है। ये तो हो गई दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश की स्थिति। आइए बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल के बारे में बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश जो है भारत का पूरा क्षेत्रफल अगर मान लें हम 100%, यानी उत्तर प्रदेश की पूरी क्षेत्रफल अगर 100% है तो उत्तर प्रदेश उस पूरे 100% का कितना हिस्सा अपने पास रखता है। यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे देश का क्षेत्रफल का कितना है। तो दोस्तों हम समझते हैं उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, आप इस बात को नोट कीजिए क्योंकि हमेशा पूछता रहता है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है पूरे देश के क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों, तो 7.33% है। कितना है दोस्तों, 7.33% उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे देश के क्षेत्रफल का है। अब दोस्तों इसके बाद हम क्या बात करने वाले हैं भौगोलिक स्थिति में, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की पश्चिम से लेकर पूरब तक
पश्चिम से लेकर पूरब तक की ये जो लंबाई है ये कितनी है? तो दोस्तों आप इस चीज को नोट कीजिए कि पश्चिम से लेकर पूरब तक की लंबाई 650 किलोमीटर की है। यानी कि उत्तर प्रदेश का फैलाव जो है, उत्तर प्रदेश का जो फैलाव है वो 650 किलोमीटर तक पश्चिम से लेके पूरब तक है। 650 किलोमीटर पश्चिम से लेके पूरब तक है। तो दोस्तों नीचे से ऊपर तक कितना है? यानी कि हम बात करें दक्षिण से उत्तर की ओर की फैलाव कितना है, तो हम दोस्तों वो है दक्षिण से उत्तर तक का फैलाव टोटल 240 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 240 किलोमीटर। इस तरह से दोस्तों आपके 4-5 क्वेश्चन मात्र 2 मिनट के वीडियो में आपके बन चुके हैं। यानी कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 7.33%, उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से। उत्तर प्रदेश का पूर्वी पश्चिमी विस्तार कितना किलोमीटर का है? तो 650 किलोमीटर का है। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी उत्तरी विस्तार कितना है? तो 240 किलोमीटर का है। इसके साथ साथ दोस्तों इसका हम ये भी देख लेते हैं कि अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरी विस्तार कितना है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दोस्तों यहाँ समझ लेते हैं, जैसे हमारी ये पृथ्वी है तो पृथ्वी पे ये बीच वाली लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। तो दोस्तों इसके पैरेलल में जो लाइनें होती हैं उसको हम बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं दोस्तों? अक्षांश बोलते हैं। और जो इसमें वर्टिकल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं दोस्तों? देशांतर। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की अक्षांशीय विस्तार कितना है उस चीज को हम अक्षांश में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय इन द सेंस दोस्तों कि ये ऐसे कितना फैला हुआ। ठीक है। आपको सबको पता होगा कि हम चूंकि उत्तर प्रदेश का पढ़े इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। भारत हमारा लाइन ऑफ इक्वेटर के ऊपर पड़ता है, यानी उत्तर में पड़ता है। लाइन ऑफ इक्वेटर के उत्तर में पड़ता है और पूरब में देशांतरी क्या है स्थिति? पूरब में, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर से भारत पूरब में पड़ता है। पूरब में यानी भारत की स्थिति क्या है? पूरब में, और नीचे से पूरब में, और इक्वेटर के किधर पड़ता है? उत्तर में, यानी कि भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और पूरब में पड़ता है। तो दोस्तों हम ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, तो दोस्तों हम बात करें उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश दोस्तों 23 डिग्री 52 मिनट, नोट कर लीजिए 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट। दोस्तों इसको हम जो 0 लगाए 230 नहीं है, ये है डिग्री। क्या है? डिग्री। यानी 23 डिग्री 52 मिनट, यानी उत्तर प्रदेश का नीचे का हिस्सा 23 डिग्री 52 मिनट से शुरू होता है और सबसे ऊपर जो पड़ता है हमारा सहारनपुर, ये हमारा पड़ता है 31 डिग्री 28 मिनट, 31 डिग्री 28 मिनट। यानी 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 31 डिग्री 28 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। इसके साथ दोस्तों इसका देशांतरी विस्तार के बारे में बात करें, यानी दोस्तों इसका इधर से इधर तक फैलाव, यानी इधर से ये वाली लाइन को क्या बोलते हैं? देशांतर लाइन। जो खड़ी खड़ी लाइन दिख रही है आपको, इसको अंग्रेजी में वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ये देशांतरी विस्तार हो गया। यानी उत्तर प्रदेश का इधर से इधर तक, जिसको हमने बताया कि उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार ही है 650 किलोमीटर। ये तो किलोमीटर में इसका देशांतरी विस्तार कितना है? 650 किलोमीटर। लेकिन उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार के बारे में बात की जाए दोस्तों तो वो है 77 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। और इधर कितना है आपका? 77 डिग्री 30 मिनट, और इधर हो गया 77 सात 84 डिग्री 39 मिनट। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या इसमें जोड़ घटा रहा हूं। बेसिकली मैं कुछ जोड़ घटा नहीं रहा हूं, ये सबके अपने याद करने का तरीका है। हमने भी ऐसे ही याद किया है कि 77 डिग्री 30 मिनट है तो 77 में 7 जोड़ दिया तो 84, यानी हमने इस तरह याद रख लिया है मोटी मोटा कि 77 है तो 77 में 7 जोड़ देते थे तो उसका लास्ट एंडिंग पॉइंट यानी 84.39 है। 84.39 है। इस तरह से, और इसी तरह से दोस्तों आप जो इधर से नीचे से आती है हमने 23 डिग्री 52 मिनट, तो 23 डिग्री 52 मिनट में 77 में 7 जोड़े तो 84 हो गया, और 23 में 8 जोड़ दे तो 31 हो गया। तो इस तरह से हमने बस याद करने के लिए अपना इसी हिसाब से याद कर लिया है। तो यानी कि हम बात करते हैं इधर से इधर तक का विस्तार कितना है, इधर से मतलब कि उसका अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो अक्षांशीय विस्तार इसका है 77 डिग्री 30 मिनट टू लेके 84 डिग्री 39 मिनट। देशांतरी विस्तार की बात करें 23 डिग्री 52 मिनट टू लेके 31 डिग्री 28 मिनट। तो इस तरह से दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश भौगोलिक स्थिति के बारे में सब कुछ हमने पढ़ लिया कि कहाँ पे क्या है। आशा करता हूँ अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो आप लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। अब दोस्तों इसकी भौतिक विभाजन के बारे में बात करें, यानी भौतिक विभाजन, तो उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन
को हम किस बेसिस, मतलब कुछ बेसिस पे हम बांट के पढ़े तो इसको पढ़ना आसान होता है। जैसे कि इसके एक बेसिस को मतलब इसको हम बांटते हैं भाबर एवं तराई का प्रदेश। दोस्तों इसको चीज को लिखिए कि उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन हम तीन प्राकृतिक, उत्तर प्रदेश के मुख्यतः हम तीन प्राकृतिक प्रदेशों के रूप में विभाजित करते हैं। उत्तर प्रदेश को हम प्राकृतिक तीन तरह से विभाजित करते हैं, प्राकृतिक रूप से तीन तरीके से विभाजित करते हैं। पहला तो हो जाता है कि भाबर एवं तराई का प्रदेश। दूसरा हो जाता है दोस्तों गंगा यमुना का मैदान। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदी दोनों बहती है, तो उत्तर प्रदेश का दूसरा भाग को हम पढ़ेंगे कैसे, गंगा यमुना के मैदान के हिसाब से। और तीसरा हम पढ़ेंगे दक्षिण का पठार। यानी कि अब हम भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये तो सामान्य परिचय हो गया भौगोलिक स्थिति का। अब हम भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन किस हिसाब से है। अब दोस्तों आपके दिमाग में जिज्ञासा जरूर होगी कि भाबर और तराई क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को थोड़ा सा मैं हट के भूगोल के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जब भी नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, जब नदियां पहाड़ों से निकलती है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसका तो काम हो गया है। जब नदियां दोस्तों पहाड़ों से निकलती हैं, जब नदियां पहाड़ों से निकलती हैं तो नदियां जो है ऊपर से जब आती हैं, इसको हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं ताकि आपको समझना आसान, समझाना आसान हो जाए। जब नदियां पहाड़ों पे से आती हैं दोस्तों तो अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर्स, मतलब बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े को बहा के लाते हैं, क्योंकि नदियों का वेग इतना तेज होता है कि पहाड़ों पे की मट्टियों को, पहाड़ों के पत्थरों को चीरते हुए, काटते हुए नीचे लेके आती हैं। और वही पत्थर फिर नदियों के जल के, नदियों की धारा के साथ साथ वो भी नीचे आते रहते हैं। और आप इस चीज को मतलब सोचिए, वो पत्थर कितने छोटे होंगे। ऐसा पत्थर नहीं जो हम चला के मारते हैं, इतना छोटा छोटा नहीं, आपके रूम भर का, जितना बड़ा आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, इतना बड़े बड़े पत्थर, बहुत काफी बड़े बड़े पत्थर नदियों के वेग से, इतनी वेग होती है नदियों के बहाव में कि वो पूरे पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़े को बहाते हुए नीचे लेके आती हैं। और जब वो पत्थरों को नीचे लेके आती हैं तो जब तक इनको ऊंचाई से मतलब ढलान रहता है तब तक तो उनमें वेग होता है जल में। लेकिन जैसे ही नदियां नीचे की ओर ढलान कम होने लगता है, क्योंकि आगे जाकर नदियां समतल हो जाती हैं, जैसे ही ढलान कम होने लगता है तो जो ऊपर से पत्थर आते हैं बोल्डर, वो आके यहाँ पे क्या होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। क्योंकि नदियों के वेग में अब इतना पावर तो नहीं रह जाता है कि इन पत्थरों को क्या करें, आगे बहा के ले जा सके। ऊपर से आती है तो इनमें वेग रहता है, लेकिन नीचे आते आते इनका वेग कम हो जाता है, जिसकी वजह से बोल्डरों को आगे नहीं ले जा पाती हैं। तो ये बोल्डर यहीं पे क्या हो जाते हैं, रुकने लगते हैं। तो इस तरह से ये जो बोल्डर का एरिया है ना दोस्तों, जो पत्थरों के जमने का एरिया है, इसको हम बोलते हैं भाबर प्रदेश। क्या बोलते हैं दोस्तों, भाबर प्रदेश, या फिर भाबर एरिया, भाबर प्रदेश बोलते हैं। भाबर प्रदेश वो देश होता है दोस्तों जहां पे नदियां हमें दिखती ही नहीं है। यानी कि जो पहाड़ों से नदियां ऊपर से बहते हुए आ रही हैं वो नदी दिख रही है, लेकिन भाबर प्रदेश में आते आते नदियां विलुप्त हो जाती हैं। अब विलुप्त होकर जाती कहाँ है, तो दोस्तों चूंकि पत्थर का एरिया, पत्थर लाके नदियां इतना ज्यादा पटक देती हैं कि पत्थर ऊपर तक बीच जाता है, और नदियां फिर इन्हीं पत्थरों के बीच में जो जगह होती है उनके अंदर घुस जाती है। यानी नदी ऊपर ना बह के पत्थरों के नीचे नीचे बहने लगती हैं। इसीलिए इस प्रदेश में, इस एरिया में नदियां गायब हो जाती है, दिखती नहीं है। लेकिन जैसे ही बोल्डर का एरिया खत्म होता है तो नदियां फिर बाहर निकलने लगती हैं। और फिर जो बाहर निकलने लगती है दोस्तों, तो ये नदी, यही जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं तराई प्रदेश। क्या बोलते हैं दोस्तों, तराई प्रदेश, तराई प्रदेश बोलते हैं। तराई प्रदेश दोस्तों एक, चूंकि यहाँ पे नदियां अंदर से मट्टी, पानी बहुत लंबे समय तक इसमें जमा भी रहता है, फिर पानी निकलता है, तो चूंकि इस प्रदेश की जो पानी होती है वो दलदली, हमेशा यहाँ पहले तो मिट्टी क्या होती है, दलदली होती है। इसके साथ साथ दोस्तों पानी काफी दिन तक रुका होता है, इसमें रुका भी रहता है, जिसके वजह से यहाँ के बहुत तरह के बीमारियां भी फैलती रहती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गोरखपुर की जो तराई क्षेत्र का एरिया है वहाँ पे बहुत सारी बीमारियां फैलती रहती हैं। और तराई क्षेत्र में पड़ने वाले जितने भी जिले हैं वहाँ पे अधिकतर मतलब जिलों में बहुत ज्यादा, क्योंकि ये दलदली एरिया होने की वजह से वहाँ बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़ों के लिए उपयुक्त जगह हो जाती है, इसलिए यहाँ कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं, जिसके वजह से वही बीमारियों का वजह बनते हैं। तो तराई प्रदेश वो होता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, चूंकि आप सभी जानते होंगे कि हिमालय के जो पहाड़ है, जो भी पहाड़ पड़ते हैं, तो वो उससे एकदम बिल्कुल सटा हुआ है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि बगल में नेपाल पड़ता है और पहाड़ी इलाका भी है। आपको पता है कि उत्तराखंड भी है, तो पहाड़ी इलाका हिमालय की ही पूरी श्रेणियां पूरा फैली हुई है। तो जब हिमालय से जब नदियां निकलती हैं तो यही चीज होता है, आके यहाँ पे पहले तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पे भाबर प्रदेश कहलाता है। तो उत्तर प्रदेश का कुछ ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं भाबर प्रदेश। क्या बोलते हैं, भाबर प्रदेश। और जैसे ही पत्थरों का खत्म हो जाता है, पत्थरों का एरिया,
तो जब नदियां बाहर निकलना फिर पुनः बाहर निकलने लगती हैं तो उस एरिया को बोलते हैं तराई प्रदेश। तो इस तरह से दोस्तों भाबर एवं तराई प्रदेश आप समझ गए होंगे कि भाबर और तराई प्रदेश किसको कहते हैं। आपने अभी तक केवल पुस्तकों में पढ़ा होगा कि भाबर तराई प्रदेश होता क्या, हमने आपको एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो दोस्तों भाबर एवं तराई का प्रदेश उत्तर प्रदेश में कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो दोस्तों ये फैला हुआ है आपका सहारनपुर से लेके और देवरिया के कुछ हिस्से तक, यानी पूरा देवरिया नहीं, देवरिया कुछ हिस्से तक, सहारनपुर से लेके देवरिया के कुछ हिस्से तक भाबर और तराई प्रदेश पूरा फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ने की जरूरत है, बस इतना पढ़ लीजिए, एक ओवरव्यू रहना चाहिए। इसलिए हमने पहले आपको मैप पढ़ा दिया ताकि अब आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, ऑप्शन दे दे 4 की जो भाबर प्रदेश में पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिया आगरा दे दिया, ठीक है, आगरा के बाद आपको दे दिया आपको महाराजगंज दे दिया, महाराजगंज के बाद दे दिया जैसे कि चित्रकूट दे दिया, बांदा दे दिया, तो कौन सा होगा दोस्तों। तो आपने अगर आपको मैप ये चीज ढंग से पढ़े तो आपने बता देंगे कि हाँ इसमें जो भी हमने बोला था, क्या बोला था, जो भी नाम लिया था ऊपर का वही जिला मतलब पड़ेगा। तो इस तरह से मैप पढ़ लेंगे तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने लगेगा। आप एक बार मैप को कॉपी पे बनाइए और एक बार मतलब लिखते जाइए उसके बाउंड्री पे जो डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भाबर और तराई प्रदेश हमने पढ़ लिया। अगर दोस्तों आपको थोड़ा सा हालांकि इसकी जरूरत नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, भाबर का जो एरिया है ना वो 34 किलोमीटर है फैला, उसका 34 किलोमीटर तक फैला, ये नहीं कि छोटा मोटा एकदम पतला सा, 34 किलोमीटर के एरिया तक भाबर प्रदेश फैला हुआ है। लेकिन एक चीज ये भी बताने को है दोस्तों कि जो भाबर और तराई प्रदेश है ना वो उत्तर प्रदेश के पश्चिम इलाके में तो ज्यादा चौड़ा है, लेकिन आगे जाते 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 फिर पतला होता चला गया। यानी भाबर का प्रदेश पीछे तो चौड़ा है लेकिन आगे जाते जाते कैसा हो गया, पतला हो गया। अब दोस्तों जो तराई का प्रदेश है, जो दलदली एरिया है, जहाँ की भूमि नम होती है, कैसी होती है दोस्तों, नम होती है, यानी गीली मट्टियां होती हैं वहां के, क्योंकि वहां पे पूरा, अब चूंकि यहाँ पे जो नदियां निकलती है ना फैल के निकलती हैं, पहाड़ों जो बोल्डर होते हैं इसमें पानी रुकने की वजह से जहां से नदियों को होल मिलता है वहां से बाहर निकलने लगती है, और जहां से बाहर निकलने लगती है पूरा नदी छितराते हुए यानी पूरा फैलते हुए नदियां निकलती हैं, जिसकी वजह से आसपास का पूरा एरिया गीला गीला यानी दलदली युक्त हो जाता है। तो दोस्तों इस दलदली युक्त में जो फसल बहुत ज्यादा उगते हैं तो उसमें गन्ना हो गया, धान हो गया, गेहूं, ये सारे फसल बहुत ज्यादा उपयुक्त फसल होते हैं। यानी कि जो ऊपर के हमारे प्रदेश हैं, प्रदेश का हिस्सा मतलब कहने का मतलब दोस्तों एरिया, यानी ऊपर के जो प्रदेश का एरिया है वहां पे हमारे गन्ना हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, इनका फसल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि धान को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो दलदली एरिया जो होता है यहाँ पे जो नमी युक्त जो भूमि होती है वहां पे धान की खेती बहुत ही उपयुक्त होती है, और इसी वजह से इस जगह में इस चीज की खेती होती है। अब दोस्तों एक बात और बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो ऊंचाई वाले स्थान होते हैं वहां पे पाए जाते हैं जलोढ़ मिट्टी। जैसा कि आप सभी को पता है कि नदी अभी आपको मैंने भाबर और खादर पढ़ा, भाबर और तराई पढ़ा है, इसके बाद भी आपको बांगर और खादर भी समझना होगा जिसको मैं बताऊंगा अभी। तो उत्तर प्रदेश की अधिकतर मिट्टियां जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में अधिकतर जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती हैं, और जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी कैसे होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। इसके साथ दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का अधिकतर जो एरिया है वो तो जलोढ़ मिट्टी से बना है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का नीचे वाला एरिया है कुछ कुछ वो काप मिट्टी से भी बना हुआ है। तो इस चीज को आप जरूर नोट डाउन कर लें। उत्तर प्रदेश का अधिकतर हिस्सा जो ऊंचाई वाले स्थान पे है, ऊंचाई वाला स्थान यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश की अवस्थिति कैसी है, यानी कि ऊपर पहाड़ है तो जाहिर सी बात है कि ऊपर से ये उठा हुआ है और नीचे आता है तो ढलान है, ठीक है। तो इस तरह से जो ऊपर वाला एरिया है वहां पे तो जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी को राड मिट्टी भी कहते हैं, राड मिट्टी कहते हैं, ठीक है। और भाबर जो एरिया पड़ता है, भाबर एरिया और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को छोड़ दें तो जो कुछ जगह की मिट्टी उसको काप मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपका भाबर एवं तराई प्रदेश को हमने एक बेहतरीन ढंग से समझा। हालांकि मेरे पास लिखने का जगह नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपने मतलब पहला पॉइंट लिख लिया भाबर एवं तराई प्रदेश, उसके बारे में जो भी चीजें बताया वो सारी चीजों को नोट कर लीजिए। अब दोस्तों गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना का मैदान यानी आपको सबको पता है कि गंगा नदी कल ही बताया था बिजनौर से घुसती है, और गंगा यमुना नदी भी इधर से घुसते हुए सहारनपुर से इसी में पूरा बीच में बहती है। तो अब बीच में चूंकि गंगा यमुना का जो है एरिया जो है वो भी काफी बड़ा एरिया है, मतलब काफी बड़ा एरिया को भी कवर करती है गंगा और यमुना, ठीक है। तो इस वजह से जो उनके मतलब जो आसपास की जमीनें होती हैं वो कैसी हैं, जलोढ़ मिट्टी हो जाती है, मतलब जलोढ़ मिट्टी होती है। जो आसपास की नदियों के आसपास की जो भूमि होती है अधिकतर वहां की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है, और वो बहुत उपजाऊ भी होती हैं जो नदियों के आसपास की भूमि होती है, क्योंकि उनमें पर्याप्त मात्रा में जितना मात्रा में पानी चाहिए वो सारा नदियों से पानी सोखती रहती है, तो उनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहता है। तो गंगा यमुना का जो मैदान होता है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें ये पहले बता दूं
कि जो गंगा यमुना का जो ऊपरी मैदान है ये कॉप मिट्टी की बनी हुई है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कॉप मिट्टी उत्तर प्रदेश कॉप मिट्टी का बना हुआ है, ठीक है। और ये सब तो आपको जरूरत नहीं है कि कितनी ऊंचाई पे है, 300 मीटर, ये सब मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और हाँ, एक चीज और बता दूं कि इस मैदान का जो ढाल है, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो ढाल है, वो शुरू में ऊपर के एरिए से बताऊं तो ऊपर में क्या है, वो उत्तर से लेके दक्षिण की तरफ है, उत्तर से लेके दक्षिण की तरफ है, लेकिन पूर्वांचल में वो दक्षिण से पूरब की तरफ हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, एक बार समझ लीजिए, आप समझ नहीं रहे होंगे हमारे कहने का मतलब। जैसे कि देखिए, ऊपर से जो हमारे जमीन का जो हिस्सा है वो ढलान है, कैसे, ऊपर से नीचे ऐसे है, ठीक है। लेकिन फिर नीचे का जो ढलान है, नीचे का ढलान वो फिर इधर का हो गया। इसी वजह से आप देखते होंगे कि गंगा नदी जब बिजनौर से बहती है तो ये ढल के नीचे तरफ आती है, क्योंकि पानी कहाँ बहता है, हमेशा ढलान की साइड बहता है। जब तक उसको कोई फोर्स ना दिया जाए, पानी हमेशा ढलान की तरह ही बहेगा, ऊपर तो विपरीत बहेगा नहीं। इसीलिए नदियां जो है, हिमालय से निकलने वाली नदियां हमेशा नीचे की तरफ बहती हैं। लेकिन ये नदी क्यों नहीं नीचे आती है, नीचे अगर मान लो ऊपर से बहते हुए आ रही है तो नीचे चली जानी चाहिए, तो क्यों नहीं जाती, क्योंकि जो हमारी इसकी स्थिति है उत्तर प्रदेश की, ये ऊपर से तो कैसी है, ढलान है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर ढलान है। लेकिन ये जो दक्षिण का इसका एरिया है उत्तर प्रदेश का, वो फिर पूरब की तरफ ढलान है, यानी कि इधर का एरिया जो है उठा हुआ है और इधर का ऐसे ढलान है, यानी ये कैसे है, ऐसे ढलान है, और ये वाला ऐसे ढलान है। इसी वजह से नदियां इधर से आती हैं, लेकिन इधर फिर रास्ता इधर घुमा लेते हैं, क्यों, क्योंकि ढलान उनको फिर इधर इधर का हो जाता है। इसी वजह से गंगा नदी यहाँ से बहते हुए इधर आती है, और यहीं से यमुना नदी भी बहते हुए इधर निकलती है, जो आगे फिर किसमें मिलती है, गंगा नदी में यमुना नदी मिल जाती है। कहाँ पे, आपको पता होगा, इलाहाबाद में, जिसका नाम बदल के क्या रखा, योगी सरकार ने क्या रख दिया, प्रयागराज। तो इस तरह से आपको गंगा यमुना का मैदान और भाबर एवं तराई प्रदेश दोनों पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे दक्षिण का, उत्तर प्रदेश में दक्षिण का पठार। दोस्तों दक्षिण के पठार जो है, इसमें क्या आता है, दक्षिण का पठार का दोस्तों नीचे वाला एरिया जो होता है, इसको दक्षिण का पठार कहते हैं, नीचे वाला जो एरिया, ठीक है। इसी वजह से मैपिंग सबसे पहले आपको पढ़ाया गया था। आप दक्षिण के पठार में कौन कौन सा पड़ेगा, तुरंत आपको पता है, आपको मैप पता है तो आप बता लेंगे कौन सा दक्षिण के पठार में पड़ता है। तो दक्षिण के पठार में बेसिकली दोस्तों ये जो नीचे वाला एरिया है, दोस्तों इसको बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये सारे नीचे वाले एरिया को बुंदेलखंड बघेलखंड के नाम से जानते हैं हम। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड का हिस्सा में ही आता है हमारा दक्षिण का पठार। अगर दक्षिण के पठार की बात करें दोस्तों, यानी बुंदेलखंड और बघेलखंड जो हिस्सा है ये वाला, तो बात की तो इसके उत्तर में क्या है, तो इसके उत्तर में दोस्तों गंगा और यमुना का बहाव है, गंगा यमुना नदियां इसके उत्तर में बहती हैं। यानी ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, ये दक्षिण का पठार, जिसको हम बघेलखंड और बुंदेलखंड के नाम से भी जानते हैं। तो इसके उत्तर में क्या है, तो उसके उत्तर में गंगा और यमुना का मैदान है, ठीक है, गंगा यमुना का मतलब नदियां बहती हैं। तो ये चीज भी पूछता है। और दक्षिण के पठार के दक्षिण में क्या है, तो आपको पता होगा कि नीचे यहाँ पे हमारा एक पर्वत श्रेणी चालू हो जाता है, जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जिसपे विंध्यवासिनी देवी का मंदिर भी है, बहुत फेमस मंदिर, शक्तिपीठ। तो विंध्याचल पर्वत इसके नीचे पड़ता है, यानी कि जो दक्षिण का पठार है उसके पूरब में, उसके उत्तर में क्या पड़ता है, तो गंगा यमुना का दुआ। नीचे क्या पड़ता है, तो नीचे पड़ता है विंध्याचल पर्वत। अच्छा ठीक है, पीछे क्या पड़ता है दोस्तों, तो इधर पीछे नदियां बहती है, आपका कौन सा नदी है, बेतवा नदी और पाहुजा नदी यहाँ पे किनारे बहती है इधर से। यानी कि दक्षिण के पठार के पश्चिम में क्या है, तो बेतवा और पाहुजा नदी है, और पूरब में क्या है, तो पूरब में दोस्तों आपकी एक नदी बहती है, केन नदी। तो आपको दक्षिण का पठार के बारे में बता दिया गया, ठीक है दोस्तों। अब दक्षिण के पठार में दोस्तों काली मिट्टी पाई जाती है, ये बात भी मैं आपको बता दूं, दक्षिण के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। और जो काली मिट्टियां होती हैं वहां पे, यानी यहाँ की प्रमुख फसलें क्या हो गई, तो यहाँ पे काली मिट्टी में दलहन तिलहन की फसलें बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादित की जाती हैं, दलहन और तिलहन की फसलें। तो यहाँ पे आपका अरहर हो गया, सरसों हो गया, ज्वार हो गया, अरहर हो गया, सरसों हो गया, ज्वार हो गया, तो ये सब फसलें, गेहूं हो गया, ये सारी फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपने उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन के तहत तीनों चीजों को पढ़ लिया। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम लगभग मैप को मिटा दें, या चलिए इसमें थोड़ा सा समझा ही देते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में बात करें तो जलवायु में उत्तर प्रदेश की कैसी है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जलवायु एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ये जलवायु हमारे भारत का भी है, यानी भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। जब इसको आप डीप में पढ़ेंगे कभी तो आपको समझ में आएगा कि भारत क्यों उष्णकटिबंधीय जलवायु है और मानसूनी जलवायु क्यों है। हालांकि अभी ये हमारी चर्चा का विषय नहीं, इसलिए हम केवल उत्तर प्रदेश के बारे में ही अपने ध्यान को केंद्रित रखते हैं। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा आप समय दीजिए।
हाँ चलिए दोस्तों, क्या पढ़ रहे थे हम? हाँ, जलवायु के बारे में। तो दोस्तों जलवायु की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जलवायु कैसा जलवायु, सबसे पहले ये लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश का जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब उत्तर प्रदेश की जलवायु दोस्तों उत्तर प्रदेश की जलवायु में हम इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो पढ़ते हैं आंध्र एवं उत्तर प्रदेश, आंध्र यानी आंध्र एवं उत्तर प्रदेश, ठीक है। आंध्र एवं उत्तर प्रदेश पहला आप लिख लीजिए, कौन सा लिखेंगे? आंध्र एवं उत्तर प्रदेश, पहला आंध्र एवं उत्तर प्रदेश, ठीक है, आप लिख लीजिए आंध्र एवं उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं तराई क्षेत्र, जो कि तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश के एरिया को पढ़ते हैं। हालांकि इसको बस आप मोटी मोटा सुन लीजिए, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। यानी आंध्र एवं उत्तर प्रदेश जो होता है उसको तो देखो जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश को दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला हो गया आंध्र एवं उत्तर प्रदेश और दूसरा हो गया दोस्तों साधारण आंध्र एवं उत्तर प्रदेश। आंध्र एवं उत्तर प्रदेश जो होता है वहां पे औसत जो वर्षा होती है दोस्तों वो ज्यादा होती है। आंध्र है बारिश ज्यादा होगा, ठीक है, और साधारण उत्तर प्रदेश जो है वहां पे बारिश कम होती है ठीक है। आंध्र एवं उत्तर प्रदेश माफ कीजिएगा दोस्तों, ये दोनों चीज समझ गए आप, यानी कि आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश और साधारण आंध्र एवं उत्तर प्रदेश, इन दोनों आधार पे हम बांटते हैं। साधारण आंध्र पूर्वी प्रदेश जो आंध्र एवं उत्तर प्रदेश वाला एरिया होता है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यानी कि पूर्व साइड का उत्तर प्रदेश ये वाला, और जो साधारण आंध्र एवं उत्तर प्रदेश है वो आपका बुंदेलखंड का पठारी हो गया, पश्चिमी मैदान क्षेत्र हो गया, यहाँ पे जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। अब अगर बात करें कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश की ऋतु के बारे में बात करें, क्योंकि जलवायु के अंतर हमको पढ़ना क्या, ऋतु ही पढ़ना है, तो उसके बारे में ऋतु के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में बेसिकली 3 तरह की ऋतुएं पाई जाती हैं। 3 तरह की ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी ऋतु पाई जाती है? एक होती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जलवायु के अंदर हमें पढ़ना क्या था, बेसिकली यही पढ़ना था, जो चीज बताया उसका तो कोई जरूरत ही नहीं उतना। ग्रीष्म ऋतु। दूसरा हो गया शीत ऋतु और तीसरा हो गया वर्षा ऋतु को क्या बोलते हैं, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। चलिए, यानी उत्तर प्रदेश में बेसिकली 3 तरह की ऋतुएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। तो ग्रीष्म ऋतु जो है उत्तर प्रदेश में कब शुरू होता है, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मध्य जून से चालू होता है, अरे सॉरी मध्य मार्च से शुरू होता है, मध्य मार्च, यानी कि 15 मार्च के आसपास से ग्रीष्म ऋतु चालू होती है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु समाप्त कब होती है, तो लगभग मध्य जून में, यानी मार्च से लेकर जून तक, यानी मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक हमारे उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु रहती है। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन किस हिसाब से पूछता है, इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा गर्म जिला कौन सा है। तो इसको नोट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला जो होता है वो हमारा कौन सा जिला है, आगरा। कहाँ है आगरा? आगरा सबसे गर्म जिला, ठीक है। और कौन सा है? झांसी, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला कौन सा है, आगरा और झांसी। इसको नोट कर लीजिएगा, आगरा और झांसी उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला है। तो सबसे ठंडा जिला मतलब कम गर्म कौन सा है, सबसे कम गर्म, तो सबसे कम गर्म जिला है दोस्तों बरेली। कौन सा है सबसे कम जिला? बरेली। सबसे कम गर्म जिला कौन सा हो गया? बरेली। तो ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत आपको बस यही पढ़ना था। और हाँ, ये उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा तापमान किस एरिया का होता है, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया सबसे ज्यादा औसत तापमान, सबसे ज्यादा तापमान इधर ही पाया जाता है। औसत तापमान की अगर बात करें, औसत चीज अलग होती है और कहाँ सबसे ज्यादा वो चीज अलग होती है। तो औसत तापमान कहाँ पाई जाती है सबसे ज्यादा, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड के एरिया में औसत तापमान पाई जाती है, एवरेज टेम्परेचर पाई जाती है। इसके बाद शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु उत्तर प्रदेश में नवंबर से लेके कहाँ तक रहती है? फरवरी तक। यानी उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु का समय कब से कब तक रहता है? नवंबर से लेके फरवरी तक होता है। लेकिन सबसे जो ठंडा महीना होता है उत्तर प्रदेश का, सबसे ठंडा महीना उत्तर प्रदेश का कौन सा होता है? तो सबसे ठंडा उत्तर प्रदेश का महीना होता है जनवरी महीना। कौन सा महीना उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा महीना होता है? तो सबसे ठंडा महीना उत्तर प्रदेश का जनवरी महीना होता है। और प्रदेश का जो उत्तरी पश्चिमी जिलों में औसत तापमान क्या होता है? न्यूनतम होता है। प्रदेश का जो है उत्तरी पश्चिमी जिला, उत्तरी पश्चिमी की बात करें तो उत्तर किधर पड़ता है? आपको तो मैप में पता होना चाहिए, उत्तर पड़ता है और पीछे, यानी कि ये वाला जो एरिया है उत्तर पश्चिम एरिया, यहाँ पे क्या होती है? औसत तापमान न्यूनतम होती है, यानी कि ठंडा बहुत ज्यादा इधर के एरिया में पड़ता है, ठीक है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतकालीन चक्रवातों के कारण 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, यानी कि पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा भी होती है, ठीक है।
कब? ठंडी के मौसम में। ठीक है, ठंडी के मौसम में बारिश भी होती है। कहाँ पे? इधर एरिया। क्योंकि आपको आप जब पढ़ेंगे भूगोल में पढ़ेंगे आप कि बारिश ठंडी के मौसम में भी हमारे यहाँ बारिश होती है। क्यों होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ क्यों होता है? तो भूमध्य रेखा में कुछ चक्रवात उठते हैं और उनसे चक्रवात उठते हैं तो जो हवाएं होती हैं वो भारत की तरफ बहने लगती हैं। भूमध्य रेखा से उठने वाली चक्रवात वहां से जल को अपने साथ लेके आती है और भारत में इंटर करने लगती है। इसी की वजह से आप देखते होंगे कि दिसंबर जनवरी के आसपास कहाँ पे? जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इधर पे क्या होता है? बर्फबारी होता है। जहाँ पे हम लोग टूरिस्ट जाते हैं घूमने, तो बर्फबारी होने का वही रीजन है। क्या? पश्चिमी विक्षोभ, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, जिसको उठने का कारण क्या है? भूमध्य रेखा, भूमध्य सी, जिसको मेडिटेरियन सी बोलते हैं, उसके वजह से। तो उसी की वजह से जब उसमें जब हवाओं में वेग थोड़ा ज्यादा होता है और उसमें नमी की मात्रा ज्यादा होती है जब, तो वो बहते हुए उत्तर प्रदेश के एरिया तक आ जाती है। तो उत्तर प्रदेश की पश्चिमी एरिया तक आ जाती है, तो यहाँ पे बारिश होती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश निचला इलाका है, अब कंपेयर टू जम्मू कश्मीर और हिमाचल से निचला इलाका है, इसलिए ये यहाँ पे बारिश के रूप में होती है और वही उत्तर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के रूप में होती है। लेकिन वही वेग बहुत ज्यादा और बहुत उसमें आर्द्रता होती है, तो जब हवाएं आगे बढ़ती हुई जाती है तो कभी कभी क्या होता है? बिहार तक के एरिया में बारिश होने लगती है। किसकी वजह से? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ठंडी के मौसम में भी बारिश उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश या फिर भारत के कुछ इलाकों में, जिनका नाम मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों इस तरह से हमने पढ़ा किसको? शीत ऋतु को। अब पढ़ते हैं वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु को हम बोले दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ गर्मियों के बाद बारिश होता है। तो गर्मी जून में खत्म हो रहा है, तो लगभग दूसरे तीसरे सप्ताह से, जून के दूसरे तीसरे सप्ताह से हमारे यहाँ बारिश शुरू हो जाता है। जून के दूसरे तीसरे सप्ताह से बारिश शुरू हो जाता है। और सबसे ज्यादा बारिश किस महीने में होता है? तो जुलाई और अगस्त के महीने में सबसे अधिक बारिश होता है। जैसा कि जानते हैं कि हमारे यहाँ सावन में बारिश बहुत ज्यादा होता है, तो जुलाई और अगस्त में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इसके बाद दोस्तों इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? तो हमारे योगी आदित्यनाथ के एरिया में, यानी कि वो एरिया क्या है? गोरखपुर। गोरखपुर 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 अरे गोरखपुर छोड़ दिया था क्या मैं? यानी कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? गोरखपुर में। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए, कुशीनगर के बगल में गोरखपुर है। ठीक है, ये चीज छूट गया है। गोरखपुर, कुशीनगर के बाद गोरखपुर, यानी गोरखपुर जो है में सबसे ज्यादा बारिश होती है। और सबसे कम बारिश कहाँ होती है? तो सबसे कम बारिश होती है हमारे कृष्ण जी के एरिया, यानी कि मथुरा में। ठीक है, तो सबसे कम बारिश मथुरा में होता है। इस तरह से दोस्तों चलिए आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। और हाँ, एक चीज का दोस्तों सुधार करना था। जैसा कि मैं कल वीडियो अपना खुद ही देख रहा था, तो मैंने देखा कि मैं कुछ मतलब स्लिप हो गया, उसकी वजह से केवल गलती है। हालांकि मैंने शुरू में पढ़ाया था उसको कि यहाँ पे मैंने गौतम बुद्ध नगर को गाजीपुर 2-3 बार बोल दिया था वीडियो में, तो आप उस चीज़ को प्लीज़ सही कर लीजिएगा। हालांकि ऐसा नहीं कि मैं शुरू से ही बता रहा था, शुरू में बताया था गौतम बुद्ध नगर, लेकिन पता नहीं कैसे मतलब दिमाग पे ये आ गया, पढ़ाते पढ़ाते मैं उसको गाजीपुर बोलने लगा। तो दिल्ली से लगने वाला जो जिला है वो गौतम बुद्ध नगर है, ना कि गाजीपुर। गाजीपुर तो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था, मैं बोला भी था कि गाजीपुर क्या है? वाराणसी की बहन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपने सारे टर्म्स को समझ लिया। रह गई उत्तर प्रदेश की मिट्टी, उसको हम कभी और क्लास में पढ़ लेंगे, क्योंकि क्लासेस को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि लंबा क्लास हो जाता है तो आप लोग क्लास को बहुत ज़्यादा देर तक देखना भी नहीं चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारा वीडियो रुक गया था। तो आज की क्लासेस में आपने सब कुछ बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया हमने। और आप किसी भी बुक से जिसमें MCQ दिया हो उससे आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए क्या हमने जो पढ़ाया है वो फंस रहा है क्वेश्चन की नहीं है। बस मैं ऐसे ही कह देता हूँ कि जो भी चीज़ें पढ़ाया जा रहा है वो आपको लगभग क्वेश्चन फंस जाएंगे। अगर आप कहेंगे दोस्तों तो सब कुछ पढ़ाने के बाद आपके लिए MCQs की भी क्लासेस लाई जाएंगी, जिसमें पूरा कंप्लीट MCQ यानी टॉपिक वाइज MCQ लाएंगे कि हाँ दिखाएंगे आपको कि हाँ वो क्वेश्चन जो भी मैंने पढ़ाए वो फंस रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी पे आंख मूंद के वैसे ही भरोसा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपके लिए अगर समय बचेगा तो MCQ लाएंगे। हालांकि मैं कुछ और भी प्लान कर रहा हूँ किसी और सब्जेक्ट की एक क्लास लाने के लिए, तो देखा जाएगा समय के हिसाब से, क्योंकि आप सभी को मैं बता दूँ कि आपकी तरह मैं भी तैयारी करने वाला स्टूडेंट ही हूँ। और बस ये है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट है, मैं भी मतलब जो चीज़ मुझे आ रही है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं भी अपने आप को अपना भी पढ़ाई करता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए, आज का क्लास कैसा लगा, आपका रिस्पॉन्स कैसा है, ज़रूर हमें बताइए। और दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जैसा भी क्लास लेंगे प्लीज़ करके कमेंट में उस चीज़ को लिख दिया कीजिए, क्योंकि एक नए चैनल पे कोई भी तभी आना चाहता है जब वो देखना चाहता, जब उसको लगता है कि हाँ ये बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ये बढ़िया इनके द्वारा कंटेंट दी जा रही है।
तो वो देखेंगे, वो कैसे जानेंगे? वो पूरा वीडियो देखेंगे नहीं, वो आपके कमेंट के थ्रू ही वो जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ जो भी पढ़ाया जा रहा है वो कैसा पढ़ाया जा रहा है। तो कृपया करके आप प्लीज़ जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो आपको लगे वो लिखा कीजिए, ताकि हमको भी समझ में आए कि हमें क्या सुधार करने की जरूरत है क्या नहीं। चलिए दोस्तों, और इसके साथ आपसे एक और रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और लोगों में शेयर करें, और इसके साथ साथ वीडियो जरूर लाइक किया कीजिए। चलिए तब तक मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, और आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, और अगले क्लास में आने से पहले सारी चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।